तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, जिन्होंने भी इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक बैटल थ्रू द हेवन नाम से सीरीज़ होगी, वहाँ पर जाकर पुराने एपिसोड्स ज़रूर देख लें, नहीं तो उन्हें ये आगे के एपिसोड्स नहीं समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान का ग्रुप फाइनली स्टार पवेलियन के लिए मूव कर जाता है। ये लोग ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करना चाहते थे और ये फाइनली स्टार पवेलियन के लिए मूव कर गए रहते हैं। और यहाँ पर ये एंशियंट वेस्टलैंड रीजन का प्लान बनाने की सोच रहे होते हैं। अब आगे जियान का ग्रुप फाइनली स्टार पवेलियन पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये लोग 2 दिन तक आराम करते हैं। इन 2 दिनों में बोधिसत्व ट्री का न्यूज़ पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल चुका होता है। इस न्यूज़ को सुनकर कुछ एल्डर्स जो काफ़ी समय से कल्टीवेट कर रहे होते हैं, ये भी बाहर आ चुके थे। काफ़ी क्लैंस में जहाँ हलचल मच चुकी होती है, वहीं इधर जियान 2 दिन आराम से रेस्ट करने के बाद कल्टीवेट करने के लिए एक चैम्बर में, सीक्रेट चैम्बर में चला जाता है। यावलाओ के सीरियस वर्ड्स के कारण अब जियान भी प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम को काफ़ी सीरियसली लेने लगा था, क्योंकि ये जानता था कि यावलाओ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और ये इससे एवं ही झूठ नहीं बोलेंगे। जियान अब मन में ठान चुका था कि ये डाओशेंग लेवल तक पहुँच कर ही रहेगा, इसलिए इस समय इसका पूरा ध्यान अब बोधिसत्व ट्री पर होता है। अगर इसे 3 साल में डाउसेंग लेवल पर पहुंचना है तो इसे बोधिसत्व ट्री के बोधिसत्व हार्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये इसके लिए फिर असंभव है। जियान अभी डाउजोन 8 स्टार के पीक पर था। अभी इसके आगे का रास्ता, मतलब 9th स्टार पहले इसको अचीव करना होगा, फिर 9th स्टार का पीक था, उसके बाद इसे 9th स्टार के पीक के बाद 9 पीक चेंजेस अचीव करने होंगे, जिसके बाद ही ये डाउशेंग लेवल में एंटर कर सकता था। इतने सारे लेवल को पार करने में एक नॉर्मल वॉरियर को 30 साल लगेंगे। जियान इस लेवल को 10 साल में हासिल कर सकता था, मतलब डाउशेंग लेवल ये 10 साल में हासिल कर सकता था अपने नॉर्मल टैलेंट की वजह से, अगर वो मेडिसिनल पिल्स यूज करे तो। पर ये डाउशेंग 3 साल में जियान अपने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के होते हुए भी हासिल नहीं कर सकता था। जियान अब डिसाइड कर चुका था कि ये एंशियंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर करेगा और बोधिसत्व हार्ट को हासिल करेगा। जियान को पता था कि इसका एंशियंट वेस्टलैंड रीजन में काफ़ी पावरफुल वॉरियर्स से सामना हो सकता है और ये लोग टियान हेजी, यानी जो 3 डेमन्स मिले रहते हैं इसको, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। इसलिए जियान अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का डिसाइड करता है। जियान इस समय स्टोन बेड पर बैठा होता है और ये किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक बाहर निकालता है। जियान इसे अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करके स्टडी करना शुरू कर देता है। किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी एक टियान क्लास लो लेवल डाउ स्किल टेक्निक होती है। ये किसी की बॉडी को मेटल में बदल सकती थी, मतलब मेटल के समान टफ बना सकती थी। इस टेक्निक को अगर कोई कंप्लीटली मास्टर कर ले तो उसकी बॉडी किंग कॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी बॉडी की हाइट जो रहेगी वो 99 फिट हो जाएगी और ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके एक पंच से, मतलब किंग कॉन्ग बनने के बाद के एक पंच से ये स्पेस को आसानी से फाड़ सकता है। जियान इस टेक्निक को पढ़कर काफ़ी सरप्राइज था। किंग कॉन्ग टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए एक इंसान को अपनी डाउकी, अपने ब्लड, बोन्स और फ्लैश यानी मांस से एक यूनिक मेथड से मर्ज करना होता है। इस टेक्निक के लिए काफ़ी स्ट्रांग बॉडी की भी आवश्यकता होती है। अपना जियान इन सारे कंडीशंस को पूरा करता था। जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस टेक्निक को फाइनली सीखना शुरू कर देता है। जियान पहली बार में अपनी बॉडी दोगुना कर पाता है, मतलब इस टेक्निक का यूज करके जियान की बॉडी डबल हो गई रहती है। पर जैसे ही अपने ओरिजिनल स्टेट में, मतलब फिर से पहले जैसा जैसे ही होता है ये खून की उल्टी करने लगता है। इस टेक्निक को सीखने में शुरुआत में काफ़ी पेन सहना होता है। जियान इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करते रहता है। इस दौरान इसने कई बार खून की उल्टियाँ की रहती हैं। आधा महीना बीत गया रहता है। इन 15 दिनों में सेंट्रल प्लेन्स में काफ़ी हलचल बढ़ गई रहती है। कई क्लैंस ने तो अपने बंदे भी एंशियंट वेस्टलैंड रीजन में भेजना शुरू कर दिया रहता है। बड़े क्लैन ने अभी बंदे नहीं भेजे थे। ये लोग अभी आसपास का माहौल ऑब्जर्व कर रहे थे और बोधिसत्व ट्री के एक्चुअल लोकेशन का पता लगा रहे होते हैं। बड़े क्लैंस मतलब जो एंशियंट क्लैंस हैं, जैसे हुन क्लैन, गू क्लैन, ये 5 दिन और बीत गए रहते हैं। छठवें दिन की सुबह होती है और एक काफ़ी पावरफुल ऑरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से निकलकर पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई रहती है।
ये किसी और की नहीं बल्कि एंशियंट बोधिसत्व ट्री की ऑरा होती है। इस ऑरा को सेंस कर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में अफरा तफरी मच गई होती है, क्योंकि सभी अब जान गए रहते हैं कि एंशियंट ट्री फाइनली प्रकट हो गया है। इधर सीन शिफ्ट होता है। स्टार पवेलियन में कुछ एल्डर्स अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इन एल्डर्स का ट्रेनिंग रूम काफी अलग होता है बाकी डिसाइपल्स से। यहाँ की एनर्जी भी काफी डेंस होती है। इस समय कुछ एल्डर्स ग्राउंड में खड़े होकर चैट कर रहे होते हैं। तभी इनके थोड़ी दूर के एक कमरे से एक भयंकर एक्सप्लोजन की आवाज आती है। ये रूम पूरी तरह से ब्लास्ट कर गया होता है। इस रूम से एक 70 फुट लंबी गोल्डन जायंट बॉडी निकलती है, जिसे देखकर ये एल्डर्स काफी हैरान होते हैं। इस दौरान इस गोल्डन बॉडी से निकलने वाली सोनिक साउंड के कारण ये लोग दर्जनों कदम पीछे ढकेल दिए गए रहते हैं। इस गोल्डन बॉडी की पावरफुल ऑरा सेंस कर यहाँ मौजूद सभी एल्डर्स के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है। इस गोल्डन बॉडी के केवल एक पंच से ये मारे जा सकते थे, ऐसा इन एल्डर्स ने सेंस कर लिया था। ये एल्डर्स इस गोल्डन बॉडी को एक सर्कल में मतलब चारों तरफ से घेर लिए रहते हैं। तभी यहाँ यावलाओ, काइलिन और लिटिल फेरी भी आ जाते हैं। वे भी इस फ्राइटनिंग ऑरा को सेंस कर यहाँ जल्दी से आ गए रहते हैं। ये एल्डर्स मास्टर को ग्रीट करते हैं और पूछते हैं, चीफ ये कौन है? मास्टर स्माइल करते हैं और बताते हैं कि ये जियान है। ये लोग इस बात को सुनकर कि ये गोल्डन बॉडी जियान है, इनके होश उड़ जाते हैं। ये गोल्डन बॉडी भी इन्हें ऐसे देखकर हंसती है और फाइनली इस गोल्डन बॉडी का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जियान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया रहता है। इस बार जियान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद खून की तो उल्टी नहीं करता है, फिर भी ये थोड़ा खांसता है। जियान को अभी इस किंग कॉन्ग बॉडी को फुली मास्टर करने के लिए, यानी 99 फीट लंबा बनाने के लिए अभी इसको फिजिकल स्ट्रेंथ को अपने और इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है ये अभी इतनी नहीं रहती है कि जियान इस किंग कॉन्ग बॉडी को फुली मास्टर कर पाए, ऐसा मास्टर बताते हैं। मास्टर जियान को बताते हैं कि बोधिसत्व ट्री की इंफॉर्मेशन सही थी। जियान इस बात को सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। याओलाओ जियान को पहले एक स्पेशल जेट टोकन दिए रहते हैं। ये जियान को कहते हैं, अगर तुम एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में कोई ऐसे वॉरियर को मिले जिसे तुम हरा ना पाओ, तो इस टोकन को तुरंत ही तोड़ देना, मैं वहां पर तुरंत ही आ जाऊंगा। क्योंकि इस बार बोधिसत्व ट्री को पाने के लिए एंशिएंट क्लैन के लोग भी जा रहे होते हैं। जियान इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। जियान इनसे पूछता है इसे कब निकलना चाहिए, मतलब इन जियान वगैरह को उस एंशिएंट ट्री के लिए कब निकलना चाहिए। मास्टर कहते हैं जितना जल्दी तुम निकल सको। ये सुनकर जियान तुरंत निकलने को तैयार हो जाता है। इसके बाद जियान तुरंत नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के लिए 4 लोगों को लेकर निकल जाता है। ये अपने साथ काइलिन, लिटिल फेरी, क्विंगलिंग यानी कि ट्रिपल प्यूपिल वाली लड़की और एक एल्डर को लेकर जा रहा होता है। इस बार ये टियान हो झुंझे को नहीं लेकर जा पाता है, क्योंकि ये इस समय रिट्रीट पर होते हैं। काइलिन और लिटिल फेरी का स्ट्रेंथ लगभग 8 स्टार डाउजोन के वॉरियर के आसपास का होता है। क्विंगलिन किसी भी स्नेक ट्राइब के मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी और ये भी काफी पावरफुल रहती है, तो वो भी इस वेस्टलैंड के ट्रिप के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। जियान इस वेस्टलैंड की जर्नी के दौरान 2 वर्म होल का यूज करके 6 दिनों में ही सेंट्रल प्लेन के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर पहुंच गया रहता है। जियान का ग्रुप इस समय वेस्टलैंड टाउन में रुका होता है। ये वेस्टलैंड टाउन एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के सबसे करीब का ऐसा जगह था जहां लोग रहा करते थे, क्योंकि एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में कोई ह्यूमन नहीं रह सकता था। जियान यहाँ पर एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन का न्यूज इकट्ठा करने के लिए रुका होता है, ताकि इसको पता चल जाए कि एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में क्या खतरे हैं। ये लोग जानते थे कि ये एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध नहीं जा सकते थे, नहीं तो ये बेमौत मारे जा सकते थे। जियान काइलिन वगैरह को एक जगह ठहरा कर आसपास के एरिया में जाकर कुछ न्यूज इकट्ठा करता है और फाइनली 2 घंटे बाद वापस लौटता है। काइलिन जियान के एक्सप्रेशन को देखकर पूछती है, कैसा है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन का माहौल? जियान कहता है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक ग्रुप जो एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एंटर किया था, इसके सभी बंदे मारे गए। काइलिन के ग्रुप के सभी लोगों का चेहरा ये न्यूज़ सुनकर इस समय पूरे इनके होश ही उड़ गए रहते हैं। ये लोग कहते हैं एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन सही में बहुत खतरनाक है। लिटिल फेरी पूछती है, तो हमें क्या करना चाहिए? जियान कहता है, हम कल एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में एक ग्रुप के पीछे पीछे एंटर करेंगे और
फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह होती है। जियान का ग्रुप इस समय बाहर में खड़ा होता है। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। इनके थोड़े ही आगे एक डीप फॉरेस्ट दिख रहा होता है। इस फॉरेस्ट में काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे फॉरेस्ट के डीप पार्ट में तो सूर्य की रोशनी भी ये पेड़ ब्लॉक कर देते होंगे। ये हज़ारों लोग इनसे काफ़ी आगे खड़े रहते हैं और इन हज़ारों लोगों में कुछ लोग डाओजोंग और डाओहुआंग लेवल पर भी होते हैं। फिर भी ये लोग बोधिसत्व ट्री के लालच में यहाँ आए होते हैं। थोड़ी ही देर में ये हज़ारों लोग एंशियंट फॉरेस्ट में एंटर करने लगते हैं। जियान कहता है कि हम इनमें से जब ज़्यादा लोग एंटर कर गए होंगे तब एंटर करेंगे। जियान का ग्रुप यहाँ आधे घंटे तक वेट करता है और फाइनली ये इस फॉरेस्ट में एंटर कर जाते हैं। जियान सभी को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि जियान का ग्रुप जानता था कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। जियान का ग्रुप इस दौरान काफ़ी फास्ट होता है और ये 10 मिनट से कम समय में ही 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर लिए रहते हैं। जियान का ग्रुप इस दौरान काफ़ी सावधान और आगे के लोगों को ध्यान से फॉलो कर रहा होता है। ये इस समय थोड़ा स्लोली ही जा रहे होते हैं। तभी लिटिल फेरी इन्हें बताती है कि यहाँ आसपास के एरिया में पॉइजन फॉग है। जियान का ग्रुप इसे सुनकर चौकन्ना हो जाता है। लिटिल फेरी स्माइल करती है और इन्हें पॉइजन को रेजिस्ट करने वाली पॉइजन को जो रोक सके ऐसी पिल देती है। लिटिल फेरी वैसे तो पिल बनाने में जियान के मुकाबले कुछ नहीं थी, लेकिन अगर बात पॉइजन की आए, पॉइजन पिल बनाने की आए, तो ये जियान से कहीं आगे थी। 10 जियान मिलकर भी इसको टक्कर नहीं दे सकते थे इस मामले में। ये सभी लोग पॉइजन पिल खा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने कुछ एक्सपर्ट्स चीखने लगते हैं। ये लोग इस डेंस पॉइजन से अफेक्टेड हो गए रहते हैं। जियान इन लोगों को बचा नहीं सकता था क्योंकि ये लोग जल्दी में होते हैं। आगे जाते जाते ये सेंस करते हैं कि एक एलाइट डाओजुन भी इस पॉइजन फॉग के साथ मर गया होता है, इस पॉइजन फॉग के कारण मर गया होता है। जियान कहता है कि ये पॉइजन सच में काफ़ी मिस्टीरियस है। इस दौरान लिटिल फेरी कुछ पॉइजन वेपर को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है जानबूझकर। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये कांप जाती है। इसका एक्सप्रेशन थोड़ा अगली हो गया रहता है। जियान इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदले हुए देखकर इससे पूछता है क्या हुआ। लिटिल फेरी एक लंबी सांस लेती है और बताती है कि ये पॉइजन नहीं है बल्कि पॉइजन वॉर्म्स है, यानी पॉइजन वाले इंसेक्ट। और ये पॉइजन वॉर्म्स इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये यहाँ पर आ रहे सभी के बॉडी में एंटर कर रहे हैं। लिटिल फेरी ऐसा बताती है। लिटिल फेरी बताती है कि क्योंकि उसकी बॉडी पॉइजन बॉडी है, इसलिए ये पॉइजनस वॉर्म्स इसके बॉडी में एंटर करते ही मर जा रहे हैं, इसलिए इसे इस पॉइजन वॉर्म से कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर जियान तुरंत ही अपने हेवनली फ्लेम्स को अपने बॉडी से एक्टिवेट करता है और अपने पूरी बॉडी को इससे कवर कर लिया रहता है। जियान के हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करते ही अनगिनत वॉर्म्स जल के राख हो जाते हैं। जियान इसके बाद काइलिन, किंग लिन और इनके साथ आए एल्डर जिनका नाम किंग चेंग होता है, इनके बॉडी से भी इन पॉइजनस वॉर्म्स को निकाल देता है। ये इन तीनों लोगों को 50 फुट रेडियस में रहने को कहते हैं अपने से। जियान इस 50 फुट रेडियस को अपने पर्पल ब्राउन फ्लेम से कवर कर लिया रहता है। जियान के हेवनली फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से इसके आसपास का पॉइजन फॉग धीरे धीरे छटने लगता है। जियान का ग्रुप इसके बाद काफ़ी तेज़ गति से एंशियंट वेस्टलैंड रीजन के डीपेस्ट रीजन के लिए बढ़ने लगता है। इस समय इस जंगल से कई प्रकार के भयानक आवाज़ भी आ रहे होते हैं। ये पॉइजनस वॉर्म जियान के हेवनली फ्लेम से काफ़ी डर रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो पॉइजनस वॉर्म होते हैं ये ठंडे नेचर के होते हैं, यानी कि यिन नेचर के, और जियान के पास हेवनली फ्लेम होता है जो काफ़ी गर्म होता है, यानी यांग नेचर का। इसलिए ये इसके पास चाह कर भी नहीं आ सकते थे। जैसे जैसे ये लोग डीपेस्ट पार्ट में जा रहे होते हैं ये फॉग कम होते जा रहा था। जियान का ग्रुप अभी तक मिडिल सेक्शन में भी नहीं पहुंचा होता है। ये लोग काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि ये जियान के उस 15 दिन कल्टीवेट करने के कारण पहले ही लेट हो चुके रहते हैं। धीरे धीरे ये पॉइजन फॉग कम्प्लीटली ख़त्म हो गया रहता है। पॉइजन से बाहर निकलने के बाद जियान एक बड़े पत्थर पर आकर रुकता है। ये अपने आगे के एरिया का मुआवना करने लगता है। इनके आगे एक माउंटेन होता है और इस माउंटेन का कोई और छोर नहीं दिख रहा होता है, ये माउंटेन काफ़ी बड़ा एरिया में फैला होता है। जियान का एक्सप्रेशन इस दौरान काफ़ी सीरियस होता है। ये इस माउंटेन रेंज से काफ़ी पावरफुल ऑरा को सेंस कर पा रहा था। ये इस माउंटेन रेंज के फिरोसियस बिस्ट होते हैं, ऐसा एल्डर किंग चैंग बताते हैं। ये बिस्ट काफ़ी वॉयलेंट होते हैं और इनका इंटेलिजेंस तो बहुत कम होता है बाहरी एंशियंट मैजिकल बिस्ट के मुकाबले।
पर ये लोग वॉयलेंट होने के कारण किसी भी इंसान को, 1000 लेवल के वॉरियर को भी मार सकते हैं। जियान ये सुनकर हाँ में सर हिलाता है और बोधिसत्व सीड अपने स्टोरेज रिंग से निकालता है। जियान जानता था कि बिना बोधिसत्व सीड के इनके लिए इस रीजन में बोधिसत्व ट्री को सर्च करना काफ़ी मुश्किल होगा और ये इस दौरान इन वॉयलेंट बीस्ट से भी टकरा सकते थे, जो इनके लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता था। जियान फाइनली अपने आँख को बंद करता है और इस सीड के थ्रू बोधिसत्व ट्री की लोकेशन सर्च करने लगता है। थोड़ी ही देर में ये अपनी आंखें खोलता है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करने को कहता है। इसके बाद ये लोग काफ़ी तेज़ी से इस ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान इन पर अचानक से कुछ लियोपार्ड अटैक कर देते हैं, पर जियान इसे अपने एक ही हैंड साइन अटैक से गिरा देता है मारकर। काइलिन कहती है कि हम उड़कर नहीं जा सकते क्योंकि ये बीस्ट हमारी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो ये फाइनली ज़मीन के रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं। जियान का ग्रुप जैसे ही ज़मीन पर लैंड करता है तभी जियान कुछ 1000 लेवल के वॉरियर को सेंस करता है जो इन्हें स्काई से देख रहे होते हैं। जियान का ग्रुप इन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ने लगता है। ये जो लोग जियान के ग्रुप को देख रहे थे, ये इनके ऑरा को सेंस कर समझ गए थे कि जियान का ग्रुप इनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जियान के ग्रुप पर इस दौरान एक वॉयलेंट बीस्ट अटैक कर देता है, जिसे लिटिल फेरी अपने एक पॉइजनस पिलर अटैक से मारकर गिरा देती है। इसके बाद एल्डर किंग चेंग आगे की लोकेशन स्काउट करने चले जाते हैं। इस दौरान जियान और बाकी रेस्ट कर रहे होते हैं। लिटिल फेरी कहती है कि एंशियंट क्लैन वाले हमसे आगे होंगे। जियान हाँ में सर हिलाता है, पर वो कहता है बोधिसत्व ट्री इतना सिंपल नहीं है, तो उसे इस दौरान कोई हड़बड़ी नहीं है। ये सभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी एल्डर किंग चेंग स्काउट करके वापस आ जाते हैं। जियान इनसे पूछता है कि आगे का क्या माहौल है। किंग चेंग बताते हैं कि आगे का रास्ता ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर मैंने हमसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों को देखा। ये प्रोफाउंड सेक्ट वाले हैं। जियान ये सुनकर थोड़ा अलग एक्सप्रेशन देता है। जियान का इन प्रोफाउंड सेक्ट वालों से पुरानी दुश्मनी था। अगर ये इन लोगों से मिला तो फाइट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। एल्डर किंग चेंग बताते हैं कि मैंने प्रोफाउंड सेक्ट वालों की बात चुपके से सुनी थी। ये इनके आगे वाले ग्रुप को अचानक से अटैक कर फिनिश करने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर जियान कहता है इन्हें एक दूसरे से लड़ने दो, हम शांति से आगे निकल जाएंगे। जियान इसके बाद एवे ही पूछ लेता है कि वैसे इनके आगे कौन से क्लैन का ग्रुप है। एल्डर किंग चेंग थोड़ी ही देर में बताते हैं कि ये फ्लावर सेक्ट वाले हैं। फ्लावर सेक्ट, ये नाम सुनकर जियान स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है क्योंकि फ्लावर सेक्ट यहाँ है तो क्या यूनियन यहाँ आई होगी। वो सोचता है कि अगर यूनियन यहाँ आई होगी तो वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। इस फाइट में जियान का एक्सप्रेशन इस समय काफ़ी सीरियस हो गया रहता है। एल्डर किंग चेंग जियान से पूछते हैं आप क्या करना चाहते हो। जियान के अंदर इस समय मर्डरस इंटेंट होता है। वो कहता है चलो प्रोफाउंड सेक्ट वालों पर अटैक करते हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टोरी यहीं समाप्त होती है गाइज, और मैं आपसे